दोस्तों, आज की ये मूवी बहुत ही स्पेशल होने वाली है। कुछ साल पहले आई ये ओडिया मूवी लोगों के दिलों में ऐसे बसी है जैसे ये उनकी जिंदगी का हिस्सा हो। 8.8 की IMDb रेटिंग रखने वाली ये मूवी अपने स्क्रीन प्ले, स्टोरी और सच्ची घटना के लिए बहुत फेमस हुई, लेकिन हिंदी बेल्ट के लोगों तक नहीं पहुंच पाई। इसीलिए आज मैं आपके सामने इसकी एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूं, ताकि आपको इससे अपनी जिंदगी का मोटिवेशन मिल सके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मूवी की शुरुआत में हम सिद्धार्थ नाम के एक लड़के से मिलते हैं जो पेशे से एक डॉक्टर है। हम देखते हैं कि सिद्धार्थ की पहली पोस्टिंग उड़ीसा के मलकनगिरी जिले के एक दूर दराज पिछड़े गांव जनवाई के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में होती है। सिद्धार्थ ने MBBS की पढ़ाई भुवनेश्वर से पूरी की थी और चूंकि सरकारी नियमों के अनुसार हर डॉक्टर की पहली पोस्टिंग ग्रामीण क्षेत्र में होती है, इसीलिए ये उसकी पहली पोस्टिंग थी जो गांव में होने जा रही थी और साथ में वो भी नई जिम्मेदारियों को उठाने के लिए खुद को तैयार किए हुए था। खैर, अब सिद्धार्थ बस से एक जगह तक पहुँचता है, लेकिन अब वहाँ से उसे और आगे जाना था और वहाँ सिर्फ एक जीप ही जाती थी। इसीलिए वो जल्दी से उस जीप में बैठ जाता है और फिर जब वो जीप अपने ठिकाने पर पहुँचती है तब सिद्धार्थ को पता चलता है कि अभी उसे और आगे जाना पड़ेगा। वहाँ कोई सड़क नहीं थी, इसलिए अब उसे नाव का सहारा लेना पड़ता है। इस तरह आखिरकार थोड़े संघर्षों के बाद सिद्धार्थ किसी तरह स्वास्थ्य केंद्र पहुँच जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात रवि नाम के फार्मासिस्ट से होती है। सिद्धार्थ को पता चलता है कि स्वास्थ्य केंद्र में एक नर्स भी थी, लेकिन उसकी शादी थी, इसलिए वो छुट्टी पर थी और अगले दिन लौटने वाली थी। अब थका हारा सिद्धार्थ कुर्सी पर बैठकर चारों तरफ नजर दौड़ाता है और देखता है कि कमरा सीलन से भरा हुआ है और वहाँ की स्थिति बहुत ही खराब है। अब ये इलाका उड़ीसा के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक होता है, जहाँ पहुँचने के लिए पहले पैदल चलना, फिर नाव से नदी पार करना और उसके बाद जीप से सफर करना पड़ता है, तब जाकर किसी छोटे शहर तक पहुँच सकते थे। कहने का मतलब ये है कि ये उड़ीसा का एक रिमोट विलेज एरिया होता है। इस रिमोट एरिया में करीब 151 गाँव थे, जिनकी हालत ठीक इसी गाँव के जैसी ही थी। इतना ही नहीं, यहाँ मोबाइल नेटवर्क भी नहीं आता था क्योंकि कोई टावर नहीं था और इन चीजों के पता लगते ही सिद्धार्थ धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट होने लगता है। स्वास्थ्य केंद्र से थोड़ी ही दूर पर सिद्धार्थ को रहने के लिए एक क्वार्टर मिलता है जो किसी भूतिया घर जैसा था। अब उसे वहीं रहना था, इसलिए वो अपने मन को समझाते हुए अपने आप को वहीं सेट कर लेता है। अब देर रात गाँव में बिजली नहीं होती, ऊपर से गर्मी बहुत होती है और मच्छर भी होते हैं, जिस वजह से उसकी नींद टूट जाती है और वो घर के बाहर एक बेंच पर जाकर बैठ जाता है। इसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ बिताए उन लम्हों को याद करने लगता है जब वो MBBS की डिग्री मिलने के बाद पार्टी कर रहे थे। सभी सोच रहे थे कि अब तो उनकी जिंदगी सेट हो गई है और खूब पैसे कमाएंगे, लेकिन सिद्धार्थ को पोस्टिंग ऐसी जगह मिली जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। फिर अगली सुबह सिद्धार्थ अपना बैग पैक कर लेता है और जैसे ही रवि आता है तो उससे कहता है कि मुझे नाव तक छोड़ दो क्योंकि मैं इस नौकरी से इस्तीफा दे रहा हूँ। रवि उसे बताता है कि यहाँ एक ही नाव चलती है जिसका इंजन खराब हो गया है, इसीलिए अब वो नाव सीधे कल ही मिलेगी, तो आपको कल तक का इंतजार तो करना पड़ेगा। इस तरह जैसे तैसे सिद्धार्थ खुद को उस रात रुकने के लिए समझा लेता है। अब हम देखते हैं कि उसी रात सिद्धार्थ और रवि नदी के किनारे बैठे हुए शराब पी रहे होते हैं और तभी अचानक रवि गंभीरता से कहता है कि एक दिन मैंने देखा कि कुछ लोग नदी में एक बड़ी नाव लेकर आ रहे थे। मैं पास जाकर झांकने लगा तो देखा कि नाव में एक गर्भवती महिला दर्द से चिल्ला रही थी। उसके बाद उसे मलकनगिरी के अस्पताल में ले गए, लेकिन तब तक देर हो गई और वो बच्चा और माँ दोनों की मौत हो गई। रवि अब एक गहरी सांस लेता है और कहता है कि भुवनेश्वर और मलकनगिरी के बीच का फर्क वैसा ही है जैसे इंडिया और अमेरिका के बीच। अगर भारत 50 साल पीछे है तो मलकनगिरी 500 साल पीछे है। सन 1982 से यहाँ पुल बनाने का काम चल रहा है, लेकिन 33 साल बीत गए और आज तक पुल नहीं बना। कभी यहाँ नक्सली हमला कर देते हैं तो कभी बारिश सब काम ठप कर देती है। लोग यहाँ कैसे जी रहे हैं वो सिर्फ वही जानते हैं। ये लोग किसी के पास अपनी फरियाद भी लेकर नहीं जाते क्योंकि आने जाने में इतना समय निकल जाएगा कि इनके एक दिन के खाने की छुट्टी हो जाएगी। अब सिद्धार्थ ध्यान से ये सब सुन रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों वो एकदम चुप था। फिर थोड़ी देर बाद वो रवि से कहता है कि कल सुबह तुम मुझे नाव तक छोड़ देना, मैं इस नौकरी से इस्तीफा दे रहा हूँ।
फिर अगली सुबह सिद्धार्थ नाव पर कदम रखने ही वाला होता है कि अचानक एक आदमी दौड़ते हुए आता है और रोते हुए कहता है कि साहब, मेरी बेटी पर भूत का साया है, वो ठीक नहीं हो रही, उसकी हालत बहुत खराब है, आप उसका इलाज कर दीजिए। वो आदमी हाथ जोड़कर विनती करता है, इसलिए सिद्धार्थ को इंसानियत के नाते अब रुकना पड़ता है। फिर सिद्धार्थ उस बच्ची के पास पहुंचता है और देखता है कि उसे तेज बुखार है और वो बेहद कमजोर हो चुकी है। इस बीच बच्ची के पिता कहते हैं कि हमने झाड़ फूंक वाले बाबा को दिखाया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए अब आपके पास लाया हूँ। तो सिद्धार्थ को ये सुनकर गुस्सा आता है और वो कहता है कि इतनी सीरियस हालत में भी तुम इसे बाबा के पास ले गए, क्या पागल हो गए हो? अब उसी समय नर्स आ जाती है और सिद्धार्थ फौरन उसे बच्ची का मलेरिया टेस्ट करने का आदेश देता है। बाद में रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो सिद्धार्थ गुस्से में बच्ची के पिता से कहता है कि इसे भूत नहीं चढ़ा, इसे मलेरिया है, अगर तुम इसे थोड़ी और देर से लाते तो ये मर भी सकती थी। इसके बाद सिद्धार्थ तुरंत उसका इलाज शुरू कर देता है और इसी बीच उसकी नजर दीवार पर लिखी कुछ पंक्तियों पर पड़ती है, जहां एक जगह लिखा होता है जहां डॉक्टर का सम्मान होता है वहीं मानवता का सम्मान होता है, और दूसरी जगह लिखा होता है जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तब डॉक्टर के पास वो जादुई शक्ति होती है जो हमारी जान बचा सकती है। अब इन लाइंस को पढ़ते ही सिद्धार्थ को याद आता है कि उसने डॉक्टर बनने के लिए इतनी मेहनत क्यों की थी। वो यहाँ लोगों की जिंदगी बचाने और उनकी मदद करने के लिए आया था, जबकि आज वो अपने कर्तव्य से भागने की कोशिश कर रहा था। अब उसे एहसास होता है कि उसकी जगह यही है और उसे यहाँ रहकर अपने प्रोफेशन के सिद्धांतों का पालन करना होगा। तभी उस बच्ची का पिता कहता है कि डॉक्टर साहब, मेरे गांव में बहुत से लोग बीमार हैं और सभी सोचते हैं कि उन पर भूत का साया है। अगर आप हमारे गांव आकर इलाज करेंगे और लोगों को समझाएंगे तो वो आपकी बात मानेंगे, तभी उन्हें सच का पता चलेगा कि ये मलेरिया है, वरना लोग धीरे धीरे मरते चले जाएंगे। सिद्धार्थ को अब सब समझ में आ जाता है। वो महसूस करता है कि उसकी असली जिम्मेदारी क्या है, इसलिए वो फैसला करता है कि वो ये नौकरी छोड़कर वापस नहीं जाएगा और इसके बजाय वो मलेरिया की टेस्टिंग किट लेकर गांव-गांव जाकर लोगों का इलाज करेगा। इसके बाद फौरन सिद्धार्थ और रवि उस आदमी के साथ उसके गांव की ओर निकल पड़ते हैं। फिर कई किलोमीटर के सफर के बाद वो आखिर में गांव पहुंच जाते हैं। सिद्धार्थ देखता है कि गांव इतना पिछड़ा हुआ है कि वहाँ के लोगों को मलेरिया के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और यही वजह थी कि वो झाड़ फूंक पर यकीन करते थे। अब सिद्धार्थ घर घर जाकर सभी का टेस्ट करना शुरू कर देता है और वो आदमी उसे गांव वालों को समझाने में मदद करता है। अब कुछ लोग उन्हें दूर धकेलते हुए कहते हैं कि हमारे बाबा ही सब कुछ ठीक करेंगे, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ लोगों को समझाने की कोशिश करता है और किसी तरह उनका टेस्ट करने में सफल हो जाता है। फिर टेस्टिंग के बाद जब दिन खत्म होता है तो सिद्धार्थ और रवि अपनी थकान मिटाने के लिए एक जगह बैठते हैं। इस बीच सिद्धार्थ हंसते हुए कहता है कि कल रात मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ फंस गया हूँ और जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन उस बच्ची का मासूम चेहरा देखकर मेरा मन बदल गया। तुम जानते हो रवि, अगर मैं चला जाता तो शायद कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाता। यहाँ इन गांव वालों के पास कोई सुविधा नहीं है, फिर भी ये कितने खुश रहते हैं। अगर ये झाड़ फूंक वालों की बातों में आना बंद कर दें तो और भी खुश रह सकते हैं। ये बाबा लोग सिर्फ पैसों के लिए इन्हें बेवकूफ बनाते हैं और हम डर के मारे इन तक पहुँचने से डरते हैं। रवि ये सुनकर थोड़ा सीरियसनेस से कहता है कि शायद आप एक चीज भूल गए, ये तो सिर्फ एक गांव है, ऐसे 150 से भी ज्यादा गांव हैं जहां लोग इसी तरह से मर रहे हैं। ये सुनकर सिद्धार्थ सोच में पड़ जाता है और फिर वो अगले दिन मजिस्ट्रेट के पास जाता है और गांव की समस्या बताते हुए कहता है कि सर, यहाँ के 150 गांव के लिए सिर्फ एक ही स्वास्थ्य केंद्र है, जिसमें भी लोग झाड़ फूंक के चक्कर में फंसकर वहाँ नहीं आते। ये सुनकर मजिस्ट्रेट कहता है कि इसके लिए क्या किया जाए, धीरे धीरे काम शुरू होगा, एक साथ कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये सुनकर सिद्धार्थ एक समाधान भी बताता है। तो डीएम साहब कहते हैं कि तुम अभी जवान हो, मेहनत करो, लेकिन ध्यान रखना पहाड़ी इलाका है, इसलिए संभल कर रहना। फिर हम देखते हैं कि सिद्धार्थ एक और गांव में जाता है। वहाँ कई झाड़ फूंक करने वाले बाबा जमा होते हैं और लोगों को भूत प्रेत से छुटकारा दिलाने का दावा करते हैं। सिद्धार्थ को साफ समझ में आता है कि इन लोगों को भूत नहीं बल्कि कोई बीमारी है। रवि उसे कुछ करने से रोकता है और कहता है यहाँ के लोग इन बाबाओं पर अंधविश्वास करते हैं, अगर हमने कुछ किया तो ये गाँव वाले हमें मारकर भगा देंगे। रवि आगे कहता है कि सालों से ये लोग इन बाबाओं पर विश्वास करते आ रहे हैं, हम चाहकर भी इनका भरोसा नहीं तोड़ सकते। यहाँ की संस्कृति का हिस्सा हैं ये सब, हमें इनसे दूरी रखनी चाहिए। फिर अगले दिन सिद्धार्थ गांव वालों की तरह कपड़े पहनकर और सिर पर गमछा बांधकर तैयार हो जाता है और मुस्कुराते हुए रवि से कहता है कि अब तो मैं गांव वाला ही लग रहा हूँ ना, अब तो ये लोग मेरी बात मानेंगे। खैर, इसके बाद वो गांव-गांव जाकर बीमार लोगों का इलाज शुरू कर देता है
और जिनमें मलेरिया के लक्षण दिखते हैं उनका भी टेस्ट करता है। जब सिद्धार्थ अपने काम में लगा होता है तभी वहाँ नक्सली आ धमकते हैं और उन पर और बाकी गांव वालों पर बंदूक तान देते हैं। इसके बाद वो एक रघु नाम के आदमी को पकड़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि उसने पुलिस को उनके अड्डे की जानकारी दी थी, जिससे उनके 4 लोग मारे गए थे। रघु अपनी जान बचाने की गुहार लगाते हुए कहता है कि भाई, पुलिस पहले से ही तुम्हारे ठिकानों का पता जानती थी, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन नक्सली उसकी कोई बात नहीं सुनते और उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाते हैं। उनके जाने के बाद रवि सिद्धार्थ से कहता है कि रघु की बीवी गर्भवती है और उसे बहुत तेज दर्द हो रहा है, लेकिन गांव का कोई भी शख्स नक्सलियों के डर से उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है, इसलिए हमें ही कुछ करना होगा। अब सिद्धार्थ उसकी जांच करता है और पाता है कि उसे तेज बुखार है और उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। वो कहता है कि अगर इसे शहर के अस्पताल नहीं ले गए तो सब खत्म हो जाएगा। अब गांव के लोग उसकी मदद के लिए आगे नहीं आते, इसलिए सिद्धार्थ एक लकड़ी में कपड़ा बांधता है और उस महिला को उसमें लेटाकर रवि के साथ मिलकर कंधे पर उठा लेता है। फिर दोनों उबड़ खाबड़ रास्तों, पहाड़ियों और छोटी नदियों को पार करते हुए बड़ी नदी तक पहुंचते हैं, जहां से नाव लेकर शहर जाया जाता है। लेकिन मौसम खराब होने के कारण वहां उन्हें कोई नाव नहीं मिलती। इसके बाद सिद्धार्थ को समझ आता है कि अब उसे ही डिलीवरी करनी पड़ेगी, इसलिए वो उस औरत को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले आता है, जहां रवि, नर्स और वो मिलकर डिलीवरी की तैयारी करते हैं। सिद्धार्थ समझ जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी तो संभव नहीं है, इसलिए वो उसका ऑपरेशन करने का फैसला करता है, ये जानते हुए भी कि उसके पास पूरी व्यवस्था नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। अब काफी मशक्कत के बाद ऑपरेशन सफल हो जाता है और एक नन्हे से बच्चे का जन्म होता है। सभी के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि इस पल ने सभी को भावुक कर दिया था। आखिरकार उन्होंने किसी की जान बचाई थी और किसी को इस दुनिया में आने का मौका दिया था। फिर अगले दिन स्वास्थ्य केंद्र के बाहर गांव वालों की भीड़ होती है, जिसमें रघु और उसकी पत्नी भी शामिल होते हैं। अब रघु हाथ जोड़कर सिद्धार्थ से कहता है कि आपने मेरी पत्नी और बच्चे की जान बचाई, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो कहता है कि जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई थी, मैं किसी तरह से वहाँ से बचकर भाग आया और जब घर आया तो मुझे पता चला कि मेरी पत्नी की मदद करने कोई नहीं आया, सिर्फ आप लोग आए। डॉक्टर साहब, हम अपने बच्चे का नाम सिद्धार्थ रख रहे हैं ताकि हम आपको कभी ना भूल सकें। अब जो भी गांव वाले वहां आए होते हैं वो अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से सिद्धार्थ को कुछ न कुछ उपहार देते हैं। उनमें से कोई फल लेकर आता है तो कोई मिठाई। ये सब देखकर सिद्धार्थ का मन इमोशंस से भर जाता है, उसे समझ ही नहीं आता कि वो उन लोगों को क्या बोले। फिर कुछ दिन बाद वही आदमी जो पहली बार अपनी बच्ची को लेकर आया था वो फिर से लौटता है और कहता है कि साहब, ये फिर से बीमार हो गई है। अब उस बच्ची का टेस्ट होता है जिसमें फिर से उसका मलेरिया पॉजिटिव आता है। अब सिद्धार्थ को शक होता है और वो उसके पिता का भी टेस्ट करवाता है, जिससे पता चलता है कि उन्हें भी मलेरिया है। वो कहता है कि साहब, हम कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन मच्छरों को खत्म नहीं कर सकते, ये पूरा जंगल का इलाका है, इसलिए मलेरिया तो फैलता ही रहता है, इसको रोकना मुमकिन नहीं लगता। अब सिद्धार्थ सोचता है कि अगर ये लोग मच्छरदानी का इस्तेमाल शुरू करें तो मलेरिया के मामलों में कमी आ सकती है, इसलिए अगले दिन वो डीएम के पास जाता है और कहता है कि सर, सभी गांव के घरों में मच्छरदानी बांटी जानी चाहिए, इससे लोग मलेरिया से बच सकते हैं। तो डीएम साहब मान जाते हैं और गाँव में मच्छरदानी बांटने के लिए टीम बुलाई जाती है। अब मच्छरदानियां तो बढ़ गईं, लेकिन लोगों को ये नहीं बताया जाता कि उनका सही इस्तेमाल कैसे करना है। इसलिए होता यह है कि कुछ लोग मच्छरदानियों का इस्तेमाल मछली पकड़ने, खेतों की बाउंड्री बनाने या बच्चों के लिए झूला बनाने में करने लगते हैं। फिर सिद्धार्थ को जब ये बात पता चलती है तो वो सिर पकड़कर बैठ जाता है और सोचता है कि अभी तो लगा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये लोग तो कुछ और ही कर रहे हैं। इन लोगों को ठीक से समझाना बहुत जरूरी है। और फिर कुछ महीनों बाद स्वास्थ्य केंद्र में मलेरिया के नए मामले आने शुरू हो जाते हैं और हालात फिर से वही हो जाते हैं जो पहले थे। स्वास्थ्य केंद्र में हर तरफ मलेरिया के मरीज बिस्तर पर लेटे हुए होते हैं, लोग बीमार हो रहे हैं और मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही होती है। केंद्र में सिर्फ सिद्धार्थ, रवि और नर्स ही हैं जो अपनी पूरी ताकत लगाकर हर मरीज की देखभाल और इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर इसी बीच अचानक इतनी बड़ी भीड़ से उनका काम और मुश्किल हो जाता है। उधर उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री कलेक्टर साहब से कहते हैं, हम इतना पैसा खर्च कर चुके हैं, फिर भी मलेरिया के केसेस क्यों बढ़ते जा रहे हैं? अब कुछ भी करो, लेकिन इसे रोकना होगा, वरना सबकी नजरें हम पर हैं। उधर गांव में मरीज बढ़ते जा रहे होते हैं और साथ में उनकी हालत भी बिगड़ रही होती है। इतने सारे बीमार लोगों को देखकर सिद्धार्थ पूरी तरह से निराश हो जाता है और रवि से कहता है, यार, मुझे लगा था कि एमबीबीएस करने के बाद मैं लोगों की जान बचाऊंगा,
लेकिन यहाँ तो हालात ही अलग हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी और सुविधाएं हैं, लेकिन वो सब सिर्फ अमीरों के लिए हैं, जबकि जिनको असल में जरूरत है उन्हें तो कुछ भी नहीं मिलता। मतलब साफ है, पैसे नहीं तो सुविधा नहीं, और सुविधा नहीं तो जिंदगी नहीं। सिद्धार्थ अब गहरी सांस लेकर आगे कहता है, यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने देश में नहीं हूँ। इनके पास ना अस्पताल है और ना ही अस्पताल तक जाने का साधन, जिससे तो ये लोग ऐसे ही मरते रहेंगे। लेकिन तभी सिद्धार्थ के दिमाग में एक बत्ती जलती है। वो सोचता है कि शायद इन लोगों ने मच्छरदानी का सही से इस्तेमाल नहीं किया होगा, इसी वजह से मलेरिया फैलता जा रहा है। इसलिए अगले दिन सिद्धार्थ फिर से डीएम से मिलता है और कहता है कि सर, हमें एक टीम बनानी होगी जो गांव-गांव जाकर बताए कि मच्छरदानी कैसे इस्तेमाल करना है और इसके फायदे क्या क्या हैं, क्योंकि लोग उसका वैसा इस्तेमाल नहीं कर रहे जिसके लिए उन्हें वो दी गई हैं। वो पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि उससे वो जो चाहे वो काम कर सकते हैं, जबकि असल में वो सिर्फ एक मच्छरदानी है। डीएम द्वारा फौरन अब एक मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें सिद्धार्थ सबको समझाता है कि देखिए, मलेरिया कितना खतरनाक हो सकता है और अगर सही कदम नहीं उठाए गए तो हालात और बिगड़ सकते हैं। इसलिए हमें इस पर अभी से काम करना ही होगा। इसके बाद सिद्धार्थ इस प्रोग्राम का नाम दमन रखता है, मतलब मलेरिया का नाश। फिर कई टीमें बनाकर उन्हें अलग अलग गाँव में भेज दिया जाता है, जहाँ वो लोगों को मच्छरदानी के सही इस्तेमाल के फायदे समझाते हैं। इस बीच रात में सिद्धार्थ और रवि गांव का दौरा करने जाते हैं और देखते हैं कि लोग बिना मच्छरदानी के सो रहे हैं। सिद्धार्थ ये देखकर फिर से अपना माथा पकड़ लेता है और समझ नहीं पाता कि आखिर इन लोगों को कैसे समझाया जाए। फिर अगली रात सिद्धार्थ स्कूल से घंटी उठा लाता है और जोर जोर से घंटी बजाते हुए पूरे गांव में घूमता है और चिल्लाता है, उठो उठो, मच्छरदानी लगाओ, सोने का शौक है तो पहले मच्छरों से बचो। रवि हंसते हुए कहता है कि अब नींद खराब करोगे इनकी। तो सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि अगर इन्हें बाद में चैन से सोना है तो पहले जागना होगा। अब इतना ही नहीं, सिद्धार्थ उन लोगों की मदद भी करता है जो मच्छरदानी लगाने में असमर्थ होते हैं। अब ये मिशन अगले 21 दिनों तक चलता है, जिसमें सिद्धार्थ और उसकी टीम रात में घंटी और लाउड स्पीकर लेकर लोगों को जगाते हैं ताकि वे मच्छरदानी लगाना सीखें और उसका इस्तेमाल करें। फिर धीरे धीरे इसका असर दिखने लगता है और लोग अब मच्छरदानी का इस्तेमाल करने लगते हैं और साथ में मलेरिया के केसेस भी घटने लगते हैं। इसके कुछ दिनों बाद अखबारों और न्यूज चैनलों में मलकनगिरी जिले की खबरें चलने लगती हैं। हर जगह कहा जा रहा होता है कि यहाँ बहुत तेजी से सुधार हो रहा है और हालात में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। रवि और नर्स सिद्धार्थ से कहते हैं कि आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। आज हमारे गांव की हर जगह चर्चा हो रही है, वो भी सिर्फ आपकी वजह से। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए कहता है कि चलो, आखिरकार मलेरिया को भी समझ में आ गया कि इस गांव में अब उसका कोई स्वागत नहीं है। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए कहता है कि अरे भाई, ये सब अकेले मेरा काम नहीं है। इस मिशन की कामयाबी में तुम सबका भी बड़ा हाथ है और उन सभी लोगों का भी जिन्होंने इस मिशन को सफल बनाने में मदद की। अब सरकार की तरफ से एक ऑफिसर उस गांव में भेजा जाता है, जिसको गांव-गांव जाकर ये जांचना होता है कि जो काम उस गांव के विभाग को सौंपा गया था वो पूरा हुआ है या नहीं। साथ ही उसको ये भी देखना होता है कि मलेरिया वाकई में कम हुआ है या फिर सिर्फ चर्चाओं में है। इसके बाद सारी जानकारी इकट्ठा करके उस ऑफिसर को एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है। गाँव आते ही वो ऑफिसर अपने काम में जुट जाता है और जगह जगह घूमने लगता है। अब वो ऑफिसर जहाँ भी जाता है, हर जगह उसे बस सिद्धार्थ की ही बातें सुनने को मिलती हैं। लोग उसकी खूब तारीफ कर रहे होते हैं, जिसे सुनकर वो ऑफिसर हैरान होने लगता है कि आखिर एक साधारण सा डॉक्टर इतना बड़ा बदलाव कैसे ला सकता है। फिर रिपोर्ट तैयार करने के बाद एक मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें सभी इकट्ठा होते हैं। ऑफिसर रिपोर्ट पढ़ते हुए कहता है, मलेरिया पूरी तरह से खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन खुशखबरी ये है कि मलेरिया के केसेस 40% से घटकर सिर्फ 4% रह गए हैं। जहाँ सड़क नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ इतने कम दिनों में मलेरिया को इतना कम करना एक बहुत ही बड़ी बात है। इस बीच कलेक्टर साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं, वैसे तो इस काम का श्रेय सभी को जाता है, लेकिन शुरुआत सिद्धार्थ ने की थी। सिद्धार्थ खड़ा होता है और अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है कि तभी ऑफिसर कहता है कि मैंने गांव वालों से तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, सब तुम्हारी इज्जत करते हैं, तुम्हारे लिए दिल में सम्मान रखते हैं, यही तुम्हारी असली जीत है। फिर ऑफिसर थोड़ा ठहरकर पूछता है, यहाँ के रास्ते इतने खराब थे, नक्सलियों का डर था, फिर भी तुमने ये सब कैसे किया?
आखिर तुम्हें इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? तो सिद्धार्थ जवाब देता है कि सच कहूँ तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब हो गया। जिस जगह पर मैं एक दिन के लिए आया था वहाँ मैंने 3 साल बिता दिए। अगर सरकारी नियमों का डर नहीं होता तो शायद मैं कभी यहाँ आता ही नहीं। लेकिन अब ये गाँव और यहाँ के लोग मेरे दिल में बस गए हैं। जहाँ हम घूमने फिरने जाते हैं ये गाँव वाले उनकी आत्मा है। मैंने क्या किया क्या नहीं पता नहीं, मैं तो बस एक डॉक्टर की तरह अपना फर्ज निभा रहा हूँ। फिर थोड़ा रुककर सिद्धार्थ कहता है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि एक अच्छा डॉक्टर मरीज को ठीक करता है, लेकिन एक महान डॉक्टर बीमारी को खत्म करता है। मुझे नहीं पता कि मैं कैसा डॉक्टर बनूंगा, लेकिन मैंने खुद से वादा किया है कि मैं अपना फर्ज निभाता रहूंगा। इस मिशन को सफल बनाने में जो भी योगदान दिया है उसके लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। खैर, अब कुछ वक्त बाद सिद्धार्थ को पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए गाँव छोड़ना था ताकि वो और पढ़ाई कर सके और एक बेहतर डॉक्टर बन सके और आने वाले वक्त में लोगों की और ज्यादा मदद कर सके। उसके गांव छोड़ते वक्त 151 गांव के लोग उसे अलविदा कहने आए होते हैं। सभी बहुत इमोशनल होते हैं। जिसको भी पता चलता है कि सिद्धार्थ इस गांव को छोड़कर जा रहा है वो सब धीरे धीरे अस्पताल के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। सभी हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, जैसे इशारों में उससे गुजारिश कर रहे हों कि आप यहाँ से नहीं जाइए क्योंकि आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। सब चाहते हैं कि वो कहीं ना जाए, लेकिन सिद्धार्थ के मन में अपने भविष्य की चिंता थी और उसका भविष्य था लोगों की सेवा करना। अभी उसे आगे और लंबी लड़ाई लड़नी थी, इसलिए वो नहीं रुक सकता था। इस तरह फाइनली सिद्धार्थ सभी को अलविदा कहता है और नाव में सवार होकर अपने नए सफर की शुरुआत करता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी में जो दिखाया गया है वो आज भी हम कई इलाकों में देख सकते हैं। खासकर सरकारी अस्पतालों की बात करें तो पूरे भारत में सरकारी अस्पतालों की हालत ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहाँ के डॉक्टर अपना काम ठीक से नहीं करते, लेकिन कुछ कमियां ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ एक पूरी टीम के चलते ही ठीक किया जा सकता है। आज हम कई अखबारों में देखते हैं कि हॉस्पिटल में लापरवाही की वजह से लोगों की जान चली गई, लेकिन क्या हर बार गलती डॉक्टर की ही होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरा स्टाफ और बाकी लोग भी इस पूरी चिकित्सा प्रक्रिया का हिस्सा हैं और उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है। लेकिन इसके अलावा है हमारी जिम्मेदारी जो इन सबसे ऊपर है। अगर हम सिर्फ मानवीय जिम्मेदारी को समझ जाएं तो एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। इस मूवी में असली मैसेज गांव को दिखाना और मलेरिया को दूर करना नहीं था, बल्कि असली मैसेज था सिद्धार्थ का चरित्र, जो एक दिन एक बच्ची के मासूम चेहरे को देखने से बदल गया। उसने बदलाव लाने की कोशिश की और लोग जुड़ते गए, जिसके बाद ये सब हो पाया। ये सब हमें सिखाता है कि हम भी दूसरों के सहारे ना बैठें। पहले अपना स्टेप लें और फिर धीरे धीरे लोग अपने आप जुड़ जाएंगे, लेकिन जरूरी है पहला स्टेप। खैर दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।